अस्सलाम वालेकुम। ये है हमारे पास ईरान की करेंसी। यहाँ पे देखें तो आगा रहबर की, जो उनके आगा खुमैनी थे पुराने इनकलाब के बानी, उनकी पिक्चर लगी हुई है ईरान की करेंसी के ऊपर। ठीक है, ये है हमारे पास बहरीन का इसको पता नहीं दिनार कहते हैं, दिरहम कहते हैं, आई डोंट नो। ठीक है, और उसके बाद ये हो गया चाचू डॉलर हो गया, और उसके बाद ये बाकी कंट्रीज़ का। तो भाई पूरे पाकिस्तान के अंदर एक रोला बना हुआ है कि भाईजान ईरान की करेंसी जो है वो ख़रीद लेते हैं। आज अगर ये हमें नोट 5 रुपये का पड़ रहा है तो आने वाले दिनों में ये नोट 25 रुपये का हो जाएगा। ठीक है, इवन आप लोगों ने देखा होगा कि कराची के अंदर और इस्लामाबाद, पिंडी वगैरह के अंदर भी मुझे कुछ चीज़ों का पता चल रहा है कि लोग बल्क के अंदर ईरान की करेंसी ख़रीद रहे हैं। और सिर्फ ये नहीं है कि जिस दिन जंग स्टार्ट हुई थी वहाँ से लेके आज के दिन तक वैसे इसकी करेंसी 2x भी कर चुकी है। ओपन मार्केट के अंदर ये वाला जो नोट है ना, ये आप लोगों को यहाँ पे 10 रुपये नज़र आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा आप ऊपर करके देखें ना तो इसके साथ 1 2 3 4 जीरो भी हैं। तो ये ईरान का 1 लाख रुपया है। कितना? 1 लाख रुपया। ये मार्केट से अगर मैं लेने के लिए जाऊं तो मुझे ये 1 लाख रुपया 800 रुपये का मिल रहा है। फ़िलहाल 800 रुपये का मिल रहा है। जब मैं ज़ियारत पे गया था या मेरे घर वालों में से कुछ लोग ज़ियारत पे गए थे तो ये एक नोट 1 लाख रुपये वाला 800 की बजाय 300 साढ़े 300 का मिल रहा था। तो आज इसकी प्राइस अच्छी खासी बढ़ चुकी है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे बात ये आ जाती है कि इसकी सेल परचेज प्राइस के अंदर भी बड़ा डिफरेंस है। जब आप लोग लेने जाते हैं तो आप लोगों को पड़ता है ये 1 लाख कहना, तो इसके 100 कर लें तो 1 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, 1 करोड़ ईरानी करेंसी का 1 करोड़ जब आप लेने के लिए जाते हैं आप लोगों को मिलता है 9,000 का। ठीक है, जबकि पहले मिल रहा था ये कितने का? 4,000 का, 5,000 का। 9,000 का 1 करोड़ मिल रहा है, लेकिन जब आप लोग ये बेचने जा रहे हैं तो आप लोगों से 7,000 या 6,500 का ये नोट लिया जा रहा है 1 करोड़ का। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि क्या हमें ईरानी करेंसी लेनी चाहिए? क्या आने वाले दिनों में इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा पंप करने वाली है? क्या हम लाख रुपए लगा के करोड़पति बनने वाले हैं? ये मिसकॉन्सेप्शन है या वाकई ऐसे रियलिटी के अंदर होने के लिए जा रहा है? तो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने आज इस वीडियो को फॉलो करना है। इसके बाद आप लोगों ने डिसाइड करना है दैट आप लोगों को ये करेंसी ईरान की बाय करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि 40 साल से ईरान के ऊपर पाबंदियाँ लगी हुई हैं। जब पाबंदियाँ नहीं लगी थी उस वक्त जो ईरान की करेंसी का 1 करोड़ था वो पाकिस्तानी 45,000 में आता था। पाकिस्तान के 45,000 दे के हम ईरान का 1 करोड़ ले लेते थे। लेकिन कीप इन माइंड उस वक्त पाकिस्तान का रुपया भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। उस वक्त जो यूएसडी था वो 2 से 3 रुपए का था। तो सोचें कि पाकिस्तान का रुपया कितना मजबूत था। फिर भी 45,000 रुपए दे के आप लोग ईरान का 1 करोड़ ले सकते थे। आज के दिनों में पाकिस्तान का पैसा भी कमज़ोर है और उसके बाद 40 साल भी गुजर चुके हैं। आप 7,000 दे के, करंट प्राइस की बात कर रहा हूँ, जंग लगने से पहले की बात नहीं कर रहा, करंट प्राइस टाइम के अंदर आप लोग 7,000 से 1 करोड़ खरीद रहे हैं। ठीक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा डिवैल्यू हो चुकी है ईरान की करेंसी। अब हमारे आपके सबके जहन में यह जो एक फोमो बना हुआ है कि भाई जैसे ही ईरान से सैंक्शंस लिस्ट होंगी, आसान लफ्जों में जैसे ही ईरान से पाबंदियां उठेंगी, ईरान की पैसे की कदर कम क्यों हुई? कम इसलिए हुई कि भाई ना ये अपने पैसे के साथ पाकिस्तान से कोई चीज़ खरीद सकते थे, ना अमेरिका से कोई चीज़ खरीद सकते थे, ना यूरोप के अंदर, ना किसी और कंट्री में। ठीक है, तो उनके ऊपर पाबंदियां बहुत ज़्यादा थीं। स्पेशली उनके कंट्री में से रह के आप पाकिस्तान के अंदर वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम वगैरह भी नहीं कर सकते थे। मतलब कि उनकी करेंसी की कोई दुनिया के अंदर वैल्यू नहीं थी, ईरान की हद तक वैल्यू थी। तो जब पाकिस्तान के अंदर आएगी, दुबई के अंदर जाएगी, यूएस के अंदर जाएगी, तो भाई इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, होगी तो बहुत कम होगी। इस वजह से ईरान की करेंसी डाउन हुई। अब जब ईरान से पाबंदियां लिफ्ट हो जाएंगी, ईरान से पाबंदियां हट जाएंगी, तो वो पूरी दुनिया के साथ तिजारत कर सकेगा। और बहुत कभी इम्कानात हैं इस बात के कि भाई ईरान का अमेरिका के साथ एग्रीमेंट साइन हो जाएगा न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर, जिसके अंदर हमारे फील्ड मास्टर साहब भी अभी ईरान में गए हुए हैं सिर्फ इसी मुद्दे को, इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए। और अमेरिका की ये डिमांड है कि अगर ईरान इस चीज़ के ऊपर आ जाता है कि भाई वो अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ या न्यूक्लियर वेपन्स के मुतालबे से पीछे हट जाता है, तो हम उसके लिए दुनिया के अंदर मार्केट्स ओपन कर देंगे। मतलब वो फिर पूरी दुनिया में ट्रेड कर सकेगा। ट्रेड कैसे कर सकेगा? मतलब वो पूरी दुनिया के अंदर अपना माल बेच सकेगा। जब माल बेच सकेगा तो फॉर एग्जाम्पल ईरान के बॉर्डर के ऊपर हम चॉकलेट्स लेते हैं, ईरानी कंबल बड़े मशहूर हैं, ईरानी तेल बड़ा मशहूर है, पता है ना आप लोगों को। हम अपना रुपया दे के जब वहां से कोई चीज लेते थे
तो उनको हम डिच करते थे, मतलब जलील करके देते कि भाई नहीं भाई, 1000 रुपए के बदले हम तुमसे ईरानी पाकिस्तानी 5000 रुपए के बदले हम तुमसे ईरानी करोड़ रुपए की चीज़ें लेंगे। जब उनकी मनी सर्कुलेटिंग स्टार्ट हो जाएगी तो भाईजान उनकी वैल्यू और बढ़ती जाएगी। फिर वो कहेंगे कि भाईजान अगर हमसे कंबल लेने हैं, हमसे चॉकलेट्स लेनी है, हमसे आप लोगों ने पेट्रोल लेना है, हमसे अगर आप लोगों ने ऑयल लेना है वगैरह वगैरह, मिसाल दे रहा हूँ, आम जेनेरिक मिसाल दे रहा हूँ, तो भाई हमारा पैसा लेके आओ, ठीक है, हमारी करेंसी लेके आओ। तो क्या होगा, इस करेंसी की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। जैसे ही इस करेंसी की डिमांड ज़्यादा होती है उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली पंप करती है। नॉर्मल सी बात है, ये कोई छुपी ढकी बातें हैं नहीं, आप लोगों को पता है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि भाईजान हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और लेंगे तो कैसे लेंगे। यहाँ पे असल मुद्दा आके फंस जाता है। भाईजान ये बात एक जहन में रखें कि कभी भी अपने पोर्टफोलियो के 100% पे रिस्क नहीं लिया जाता। मेरे एक रिश्तेदार हैं, वो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, अभी कुछ दिनों तक उन्होंने रिटायर्ड हो जाना है। उनकी पिछले दिनों मुझे कॉल आई, मुझे कॉल करके कहते हैं कि यार मैंने ना रिटायर्ड हो जाना है, तो मुझे ना ऐसा करो कि जितनी मुझे कमोटेशन मिल रही है ना, मुझे उसकी ईरानी करेंसी ले दो। मेरा दिमाग हिल गया कि यार ये कैसे नॉनसेंस हरकतें करने पे लोग उतर गए। कभी भी अपने पोर्टफोलियो का रिस्क नहीं लेते, पहली बात ये समझ लें। रिस्क लेना है, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर आऊँगा इसी वीडियो के अंदर कि भाईजान ये कैसे लेना है, आप लोगों ने खरीदनी वगैरह कैसे है, ठीक है। रिस्क लेना भी है तो थोड़ी सी हद तक आप लोग इसके अंदर रिस्क ले सकते हैं। आप ईरानी करेंसी को बिटकॉइन ना समझें, मैक्सिमम ये हद मारेगा तो भाईजान कितने एक्स कर जाएगा, ठीक है। तो भाईजान इसलिए अपनी पूरे पोर्टफोलियो को इसके ऊपर रिस्क में नहीं रखना। दूसरी बात, अच्छा आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाईजान मैंने ये शायद करेंसियाँ किसी की लेके रखी हुई है। नहीं, मैं जिस कंट्री में जाता हूँ मैं उस कंट्री का करेंसी अपने साथ 1-2 नोट लेके आता हूँ, जस्ट फॉर मेरा शौक है, ठीक है। तो ये मैंने बाकी कोई करेंसियाँ स्टॉक करके नहीं रखी हुई। हाँ, अब बात आ जाती है लेना कैसे है। अब देखो कि इंटरनेशनल करेंसी लेने के लिए आप लोगों के पास 2 तरीके होते हैं, बल्कि 3 तरीके होते हैं, ठीक है। पहला तरीका, सबसे लीगल तरीका, अच्छा तरीका और मैक्सिमम जो यूज़ होता है तरीका, जिसके अंदर आप लोग कानून की किसी गिरफ्त के अंदर नहीं आते। पहला तरीका ये होता है आप अपना पासपोर्ट लेके जाओ मनी एक्सचेंजर के पास, लेकिन आपके पासपोर्ट पे ईरान का लीगल वीज़ा स्टैंप होना चाहिए। आजकल तो सॉरी ई वीज़ा है, ई वीज़ा आप लोगों के हाथ में होना चाहिए। देन आप लोगों को ईरान की करेंसी मनी एक्सचेंजर से मिलेगी, जो सबसे प्योर और लीगल तरीका है। और वो भी आप लोगों को ये नहीं कि भाईजान आप लोग 50 लाख उठा के चले जाएं पाकिस्तानी कि भाईजान मुझे 50 लाख के ईरानी रियाल दे दो, या इनको तोमान कहते हैं, ये दे दो, ठीक है। एक सर्टन अमाउंट होती है, आई थिंक $2000 होती है या $3000 के इक्विवेलेंट आप लोगों को मिलते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिलते आप लोगों को। हाँ, घर में 5 बंदों का वीज़ा लगा है, 5 पासपोर्ट उठा के चले जाओ और 5 पासपोर्ट के अगेंस्ट जितना आपको मिल सकता है आप उतना ले सकते हैं। दूसरा तरीका, बैंकों के अंदर अंडर द टेबल हर जगह पे ये धंधा होता है, ठीक है। अब कुछ लोग कहें कि नहीं होता तो वो उनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, ठीक है। या कुछ लोग कहें कि आपने ये बात क्यों कर दी, ये बातें बताने वाली नहीं होती, हर किसी को पता है, ठीक है। अंडर द टेबल हर बैंकिंग सिस्टम के अंदर डॉलर्स का भी धंधा होता है और दूसरी करेंसीज का भी धंधा होता है। तो भाईजान अंडर द टेबल आप उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन तीसरा पहले सुन लें, फिर आप लोगों को इसके मुहर्रिकात बताऊंगा। तीसरा, ब्लैक मार्केट। अब ब्लैक मार्केट का क्या मतलब है भाईजान, मेरे पास फॉर एग्जांपल बहुत सारे ईरानी तोमान पड़े हैं, या ईरानी, इसको आप आसान लफ्ज़ों में रियाल समझ लें, ठीक है, ईरानी रियाल पड़े हुए हैं। अब इन पैसों को भाईजान जब पता लग गया मुझे कि मार्केट के अंदर डिमांड आ गई है, तो आप भी मेरे पास आ गए, वो भी आ गया, वो भी आ गया, वो भी आ गया, सारे मेरे पास आ गए, यार हमें ईरानी करेंसी दे दो। मैंने अपनी मर्जी के रेट पे दिया उनको। मार्केट में अगर फॉर एग्जांपल 6000 का करोड़ मिल रहा है, मैंने 8000 का करोड़ दिया आपको, ठीक है। लेकिन ना आपका वो 8000 के ऊपर जो आप लोगों ने करेंसी ली हुई है, ना उसका कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ना वो कहीं पर रजिस्टर्ड है। आप लोगों ने देखो जब आप पासपोर्ट लेकर किसी मनी एक्सचेंजर के पास जाते हो, आपका पासपोर्ट स्कैन होता है, प्रॉपरली आपके नाम पे वो पैसा इशू होता है, तो वो प्योरली ब्लैक मनी हो जाती है आपकी, प्योर जिसको कहते हैं ना ब्लैक मनी। आप किसी वक्त भी उठाए जाएं, आपको किसी वक्त भी लटका दिया जाए, आपके पास कोई रीज़न नहीं है अपनी सफाई पेश करने का। आप लोगों ने देखा होगा पिछले दिन कराची में खबरों में देख रहे थे कि पता नहीं कितने अरब रुपए पकड़े गए ईरानी करेंसी के। एक और लीगल तरीका बताता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल आपका कोई कज़न है, मामा चाचा ईरान में रहता है, उसको बोले वो वहाँ लेके आपके लिए रख ले, सिंपल सा तरीका है। बाकी पाकिस्तान में इसको लेने का एक ही लीगल तरीका है कि आप अपने पासपोर्ट के साथ मनी एक्सचेंजर से जाके इसको परचेज करें, और कभी भी बड़ा रिस्क नहीं लेते आप लोगों को। क्योंकि फॉर एग्जांपल आपको पता है, मुझे पता है कि ईरान से पाबंदियां हट जाएंगी, नहीं पता ना, तो रिस्क ले रहे हैं ना। हो सकता है पाबंदियां ना हटें, फिर क्या होगा, फिर तो भाईजान ये जो 7000 रुपये का करोड़ मिल रहा है, हो सकता है ये 700 का करोड़ हो जाए, पॉसिबिलिटी है ना।
तो रिस्क लेना भी है तो रिस्क उस चीज़ के ऊपर अकल से लिया जाता है, बल्कि आप लोगों को 100% भी श्योर हो तो कभी भी सारा पोर्टफोलियो एक चीज़ के अंदर नहीं डाला जाता। हाँ, अब अगर आप लोग मुझसे पूछेंगे कि भाईजान मैं क्या ये परचेज करने जा रहा हूँ या नहीं जा रहा, तो भाईजान मैं बिल्कुल ईरान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ अगर पाबंदियाँ हटती हैं तो। लेकिन आप लोग करेंसी में इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, मैं करेंसी में नहीं करूँगा। आप लोगों को पता है दुनिया के सबसे सस्ते तरीन मुल्क जिनमें सबसे सस्ती तरीन बिजली है, पहले नंबर पे लेबनान है, दूसरे नंबर पे सीरिया है, तीसरे नंबर पे ईरान है। आप लोगों का कभी ईरान चक्कर लगा हो, बहुत सारे लोग आप में से शायद ईरान गए होंगे, तो वहाँ से वैसे तो वहाँ पे कोई गरीब है ही नहीं, गरीबों वाला मोहल्ला इलाका है ही नहीं। मैंने तो नहीं देखा, मैंने वहाँ के 6-7 शहर घूमे हैं। अगर हैं भी सही, छोटे छोटे घर भी हैं तो वहाँ 2-2 एसी लगे हुए हैं। क्यों? वहाँ पे जो एनर्जी की कॉस्ट है वो बहुत कम है। इवन जंग के हालात में वहाँ पे 8 रुपये पाकिस्तानी लीटर पेट्रोल है। समझ रहे हैं इस बात को? अब आप लोगों जाके आज आप लोगों ने गूगल करना है और देखना है कि बिटकॉइन की अगर माइनिंग की जाए, वो जो ग्राफिक कार्ड्स लगा के माइनिंग वगैरह करते हैं, सारा कुछ करते हैं, उसके ऊपर सबसे बड़ी कॉस्ट किस चीज़ की होती है? सबसे बड़ी कॉस्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी की, दूसरी कॉस्ट होती है इंटरनेट की। पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेट है वो आपको या मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। दिन में 100 बार आप भी गालियाँ देते हैं, मैं भी देता हूँ, ठीक है, लेकिन ईरान के अंदर इंटरनेट बहुत फास्ट है। दूसरा, वहाँ पे हमारे पास एनर्जी का, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम नहीं है। देन अगर उससे पाबंदियाँ लिफ्ट होती हैं, अगर कंडीशन है पाबंदियाँ लिफ्ट होती हैं, तो मैं वहाँ पे इंपोर्ट कर सकता हूँ मशीनरी और वहाँ पे मैं अपना माइनिंग का सेटअप लगा सकता हूँ। अब आप लोगों ने आज जाके गूगल करना है और आपको जाके पता चलेगा कि 500 से लेके $800 के दरमियान वहाँ पे आप एक बिटकॉइन बना सकते हैं। आपको नहीं पता होगा बहुत सारे लोगों को, लेकिन अभी आप गूगल करेंगे आपको पता चल जाएगा। इतनी सस्ती वहाँ पे एनर्जी है। एक बिटकॉइन की कीमत है इस वक्त $70,000 और आपने अगर उसको माइन करना है तो माइन करने के लिए आपकी कॉस्ट आ रही है ईरान में बैठे हुए $800। पाकिस्तान के अंदर अगर आप इसकी माइनिंग करते हैं तो आपको पता है इसकी कॉस्ट 65 से $70,000 तक आती है एक बिटकॉइन को माइन करने में, ठीक है। और इससे ज़्यादा सस्ता, ईरान से ज़्यादा सस्ता लेबनान के अंदर है, ठीक है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। तो मैंने अगर फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करनी होगी तो मैं कभी भी इनकी करेंसी में इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। मैं इंशाल्लाह वहाँ जाके माइनिंग के सेटअप के बारे में कुछ सोचूंगा अगर 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 पाबंदियाँ लिफ्ट होती हैं तो। ओके, तो इसलिए किसी भी इलीगल साइड के ऊपर नहीं जाना। ये ना हो कि भाईजान आप अपने 1000 को 2000 करने के चक्कर में पहले जेल के चक्कर लगा लें, ठीक है। इसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट लगता है और इसकी जो सज़ा है उसको भी एक बार गूगल करके देख लीजिएगा कि अगर आप लोग इलीगल साइट से जाते हैं तो इसके क्या 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 नुकसानात हैं। बाकी जो इसकी डिटेल्स होंगी वो मैं अपने क्रिप्टो प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी मज़ीद आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। एक मिनट की अपडेट आती रहती है कि भाई आसिम मुनीर साहब जो हैं वो ईरान पहुँच गए हैं, फील्ड मार्शल साहब, और उसके बाद वो जो उधर पहुँच गए हैं, तो मार्केट डायनामिक्स अभी क्या होने वाले हैं, शॉर्ट करनी चाहिए, वो सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। और वहाँ पर हमने ऑलमोस्ट 23 से 25 लाख रुपये का वहाँ पर हमने एयर ड्रॉप भी किया, गिव अवे भी किया। जो मेरे कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनको अच्छे तरीके से वहाँ पे पता है। आप लोगों को भी अगर उसके अंदर ज्वाइन होना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और उसके साथ साथ आप लोगों को एक और टास्क का भी वहाँ पे एक एक्सचेंज का लिंक मिल जाएगा। उसके ऊपर भी आप लोग रजिस्टर होकर अकाउंट बना लीजिए, क्योंकि उसके अंदर भी आने वाले दिनों में सेम वैसे ही गिव अवे और एयर ड्रॉप्स होने के लिए जा रहे हैं जैसे बाइनेंस के अंदर हमने अल्हम्दुलिल्लाह 20 से 25 लाख का एयर ड्रॉप किया है, ठीक है। उसकी कंडीशंस क्या होंगी वो 1-2 दिन के अंदर हमारे पास आ जाएंगी, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑलरेडी आप लोगों के पास अकाउंट्स होने चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को बिटगेट का लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर आप लोग क्लिक करके अकाउंट बना के वेरीफाई करके रख लें और उसके अंदर थोड़े से फंड्स भी रख लें, क्योंकि उन्हीं फंड्स के साथ ही हम लोगों ने आगे इसको परसू करना है। तो होप सो सारे मामलात आप लोगों के सामने क्लियर हो चुके होंगे। आप लोगों को पता लग गया होगा कि भाई क्या फ्यूचर है ईरान की करेंसी का, लेना है तो कैसे लेना है, लेना चाहिए भी या नहीं लेना चाहिए, और इसको जरूर थोड़े बड़े स्पेक्ट्रम में सोचें तो आप लोग माइनिंग वाली साइड पे भी जा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।